हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस मेजरमेंट बाय द एसी ब्रिज। एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज टू मेजर द कैपेसिटेंस। नीचे दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, जो कि कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज होने वाला मेथड है या ब्रिज है। तो क्या डिसोटी ब्रिज यूज होता है, मॉडिफाइड डिसोटी और शेयरिंग ब्रिज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलो अब मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, सारे ऑप्शन सही है। डिसोटीज ब्रिज, मॉडिफाइड डिसोटीज ब्रिज एंड शेयरिंग ब्रिज, these all bridges are used to measure the capacitance of a capacitor. Okay, चलो हम अब आगे बढ़ते थोड़ा। देखते हैं मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज। हम डिसोटी ब्रिज क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि डिसोटी ब्रिज जो है ये मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज का एक एग्जांपल है। तो एक स्पेशल केस बोल सकते हैं हम लोग, एक स्पेशल केस है उसी का ही। तो यहाँ पे मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज में अगर हम लोग देखें तो ये अननोन कैपेसिटर है जो कि प्रैक्टिकल कैपेसिटर है यहाँ पे, जिसका C1 कैपेसिटेंस है और CR1 जो है वो सीरीज़ का अंदर जो आने वाला रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो सीरीज़ में जो आता है रेजिस्टेंस, प्लेट्स का रेजिस्टेंस वगैरह, वो सारा रेजिस्टेंस है। ओके, और इसके अपोजिट आर्म में हमने यूज़ किया है रेजिस्टेंस R4, और यहाँ पे ये वाली आर्म में हमने यूज़ किया है एक वेरिएबल कैपेसिटर, सॉरी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कैपेसिटर यूज़ किया है, और ये है वेरिएबल रेजिस्टर कैपेसिटर जो है यहाँ पे यूज़ किया है C2। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, स्मॉल R2, और उसके एक सीरीज में रेजिस्टेंस किया है कैपिटल R2 यूज़, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। उसके रेजिस्टेंस को वेरी करके हम लोग ब्रिज को बैलेंस कराते हैं। जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। तो यहाँ पे Z1 क्या है, ये पूरा Z1 है, इम्पेडेंस रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में ऐड हो गए, कितना हो गया R1 कैपिटल स्मॉल R1, और इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा -j1/ओमेगा C1 इंटू ये वाला इम्पेडेंस R4 रेजिस्टेंस ये ओनली इज इक्वल टू ये वाला कितना हो जाएगा, इधर वाला कितना हो जाएगा स्मॉल R2 कैपिटल R2 दोनों सीरीज में है, तो ये ऐड हो गए, और ये वाले कैपेसिटर की रिएक्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसकी अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस R3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये फाइनली हम लोगों को मिलेगा एक इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये इक्वेशन मिलेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। देखो R4 अगर मल्टीप्लाई होगा अंदर में इसके साथ में तो ये वाला पोर्शन मिलेगा, और ये R4 यहाँ पे मिलेगा तो ये वाला पोर्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में R3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो ये वाला और ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रियल पार्ट दोनों साइड में इक्वेट कर देते हैं, तो रियल पार्ट इस साइड में इतना है और राइट हैंड साइड में इतना है, इक्वेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे चाहिए हमें कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अंदर में कैपेसिटर क्या होना चाहिए, कैपेसिटर की जो प्लेट है वो परफेक्ट कंडक्टिंग होनी चाहिए, पर उसके अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है, जो कि सीरीज़ में कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर हम लोग पैरेलल कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस, देखो जो कैपेसिटर होता है हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि प्रैक्टिकल कैपेसिटर कैसा होता है, उसमें एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस RS होता है और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस RP लगा सकते हैं। कुछ केसेस में RP जो है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे अंडरग्राउंड केबल वगैरह में
जो कि लिंकेज करंट क्रिएट करता है, और कुछ केसेस में हमारे लिए ये आर सीरीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल कैपेसिटर वाला लिंकेज एक एग्जांपल लेके देखा है यहाँ पे, किसका, सीरीज़ वाले का। तो सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो उसी रेजिस्टेंस को मेजर करने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्मॉल r1 चाहिए, तो स्मॉल r1 इस इक्वेशन से मिल जाएगा, कितना आएगा, R3/R4, R4 इधर भेजेंगे, R3/R4 और ये R1 माइनस हो जाएगा, ओके, इंटू R2 R3 यहाँ पे आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इमेजिन्ड पार्ट को इक्वेट करेंगे, इमेजिन्ड पार्ट को दोनों साइड में इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे R4/ωc1 इक्वल टू R3/ωc2, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, C1 की वैल्यू मिलेगी R4/R3 इंटू C2। तो मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज में हम लोगों को क्या मिला, R1 का फॉर्मूला ये वाला मिल गया, C1 का फॉर्मूला ये वाला मिल गया, ओके। जब R1 और C1 मिल गया है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ कैपेसिटर रेजिस्टेंस अगर कैपेसिटर के सीरीज़ में कंसिडर करते हैं R S और ये कैपेसिटर है CS सीरीज़ वाला, तो उस केस में डिसिपेशन फैक्टर कितना आता है, 10 डेल्टा इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ओमेगा R सीरीज़ C सीरीज़। तो यहाँ पे सीरीज़ का कैपेसिटर जो अननोन कैपेसिटर था C1 और ये अननोन कैपेसिटर का रेजिस्टेंस R1, तो ओमेगा R1 C1 डिसिपेशन फैक्टर मिल जाएगा। तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि फ्रॉम द मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज वी कैन मेजर द कैपेसिटेंस, वी कैन एस्टिमेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड ऑल्सो द डिसिपेशन फैक्टर। और हम लोग डिसिपेशन फैक्टर से किसी भी कैपेसिटर का अगर ओनली कैपेसिटर ऐड कर रखा है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, उसका वोल्टेज और करंट में कितना लेग लीड का रिलेशन होगा, ये भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। क्या होता है, ये अगर 10 डेल्टा है तो हम लोग उससे डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा से फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 माइनस डेल्टा से फाई कैलकुलेट हो जाएगा, 90 माइनस डेल्टा से फाई कैलकुलेट हो गया, फाई कैलकुलेट हो गया तो हम लोग कोस फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, पावर फैक्टर, ओके। तो ये था हमारा मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज का बैलेंस कंडीशन और उससे मिलने वाले हमें डेटा। अब मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज के हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बना के देखते हैं। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर बैलेंस मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज है तो उसके अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे ये ब्रांच है A to B, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और ये वाला करंट I1 यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर रहा है और ये वाला करंट I2 यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है। बैलेंस कंडीशन में इसके वोल्टेज को हमने V1 नाम दे दिए तो ये वाला वोल्टेज भी V1 रहेगा, ये वाला वोल्टेज V2 नाम दिए तो ये वाला वोल्टेज भी क्या रहेगा, V2 रहेगा। तो इतना क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते टाइम I1 को लेते हैं रेफरेंस। तो I1 रेफरेंस ले लिया, फिर उसी के फेजर में क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। इस ब्रांच का वोल्टेज कुछ A to B ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज, जो रेजिस्टिव वोल्टेज है वो कितना आएगा, I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल R1 आ जाएगा। करंट के फेज में आएगा, देखो I1 है उसी के फेज में कितना आएगा, I1 के फेज में ही आएगा, कितना आएगा, ये I1 R1 प्लस स्मॉल R1। और यही इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाली जो ब्रांच में आ रहा है वो V1 का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रेजिस्टिव वाला पार्ट है, ओके। अब कौन सा बचा, कैपेसिटर वाला पार्ट। तो कैपेसिटर के थ्रू, जो कैपेसिटर C1 है उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो उसकी वजह से C1 के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, ये आएगा -j(I1/ωc1)। -j क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर की करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। तो हमने 90 डिग्री लैग पे ही बना रखा है तो उसमें कोई बात नहीं है, ये 90 डिग्री लैग पे हो गया। तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज और A to B ब्रांच की बात करें, और ये है
स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 दोनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का अगर मैं सम कर दूं, फेजर का सम कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? टोटल V1 मिल जाएगा। तो ये वाला टोटल V1 मिल गया। क्लियर है? यहाँ पे V1 तक क्लियर है। और यही सेम वोल्टेज किसके क्रॉस जाएगा? यही सेम वोल्टेज सम होगा किसका? जो नीचे वाला कैपेसिटर है, नीचे वाला कैपेसिटर जो A टू D ब्रांच में, उसके क्रॉस एंड उसी ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज का सम होगा। तो अगर यही वोल्टेज V1 सम हुआ तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो दोनों क्या होंगे? उतने ही होंगे। भाई वोल्टेज ही उतना आना है नीचे वाले ब्रांच में, तो उतना ही आएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस ब्रांच से बैलेंस कंडीशन में नीचे वाले ब्रांच में A टू D ब्रांच में जितना इन रेजिस्टेंस के क्रॉस जिस फेज में वोल्टेज आएगा उतना उन रेजिस्टेंस के क्रॉस उसी फेज में वोल्टेज आएगा। तभी तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज बराबर हो सकता है। और साथ ही साथ इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एंड इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज दोनों क्या होंगे? दोनों फेज में ही होंगे और इक्वली होंगे। तभी जाकर के वोल्टेज हमें उतना ही मिलने वाला है। ओके, तो इसीलिए क्या हो गया? यहाँ पे करंट नीचे I2 फ्लो कर रहा है। तो I2 इंटू कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r2 जो है वो हो जाएगा यहाँ पे उतना ही, उसकी इक्वली। एंड दूसरा कैपेसिटर C2 है, उसके क्रॉस वोल्टेज इतना आएगा। इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा तो वही चीज़ आ जाएगा V1 वापस। क्लियर है? ओके, तो हमें ये मालूम चल गया कि उस रेजिस्टेंस जो है, कौन सा रेजिस्टेंस? R2 प्लस स्मॉल r2, उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा ये कैलकुलेट करना है। क्योंकि उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है ये तो मालूम चल गया। कैसे मालूम चला? वो वोल्टेज इसलिए मालूम चला क्योंकि जो ऊपर वाला जो वोल्टेज है A टू B ब्रांच में, उसका रियल वाला पार्ट और नीचे वाला जो ब्रांच है A टू D, उसमें जो रियल वाला पार्ट है वो दोनों बराबर होंगे। तो बराबर कब पॉसिबल है? रियल वाला पार्ट जब सेम एक्सिस पे और रियल एक्सिस पे हो तभी पॉसिबल है ना। तो ये वाला हमने बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वोल्टेज जो है उन दोनों के रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इसी एक्सिस के अलोंग है। तो करंट भी चूँकि रेजिस्टेंस है इसलिए इसी एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो हो सकता है कि I1 से कम हो या ज़्यादा हो। तो हमने क्या किया? I2 बना दिए, यहाँ पे थोड़ा सा कम बना दिए। आप ज़्यादा बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे फिर ये I1 इंटू दिस एंड I2 इंटू दिस, ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? ये तो करंट I1 ज़्यादा है और ये करंट I2 कम है। हो नहीं सकता क्या? अगर I1 करंट ज़्यादा है तो ये रेजिस्टेंस कम होगा और ये I2 करंट कम है तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो इक्वल हो सकता है ना। ठीक है, आई समझ में बात? तो I2 जो है इस डायरेक्शन के अलोंग होगा। अब I2 इस डायरेक्शन के अलोंग है तो फिर ये जस्टिफाई भी हो रहा है। ठीक है, सही तो है, ऐसे इधर ही रहेगा। ओके, अब अगर बात करें ऊपर वाली जो ब्रांचेज है, जो बची हुई रिमेनिंग ब्रांचेज है, उनके अंदर वोल्टेज की। रिमेनिंग ब्रांचेज कौन सी है? B टू C ब्रांच। तो B टू C ब्रांच जो है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो इजी है बनाना फेजर डायग्राम। उसके लिए I1 के फेज में ही हो जाएगा, R3 का मल्टीप्लाई कर देंगे I1 से, और ये वोल्टेज किस में जुड़ जाएगा? V1 में जुड़ जाएगा। तो V1 में मैं अगर इतना वोल्टेज जोड़ दूँ, कितना? I1 R3, और I1 के फेज में रखते हुए, तो ये मेरा I1 के फेज में इधर, तो I1 के फेज में रखा, कितना है? I1 R3 किस में जोड़ा? V1 में जोड़ा। तो क्या मिल गया मुझे? V1 है ये V2 है, V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा? कैपिटल V हो जाएगा, टोटल वोल्टेज। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब नीचे वाली ब्रांच को अगर देखें तो भी ऐसे ही फॉलो करेगा। वो भी कैसे? इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस है D टू C ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है R4, उसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है। तो अब I2 के फेज में होगा I2 इंटू R4,
और वो होना कितना चाहिए, वो V2 के बराबर होना चाहिए। तो V2 तो इतना है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन V2 के बराबर ही होना चाहिए, तो V2 के बराबर हो जाएगा। ओके, सो ये क्यों होगा V2 के बराबर, वो तो बता चुके हैं ना हम लोग। राइट साइड में जो भी दोनों ब्रांचेज है, अपर एंड लोअर, B2C एंड C2D, दोनों के वोल्टेज ड्रॉप्स बराबर होने चाहिए, इसलिए V2 बराबर होना चाहिए, ऊपर वाला V2 नीचे वाला V2। तो इसलिए क्या आएगा, I2R4 के बराबर हो गया I1R3। समझ आ गया, इसी को क्या नाम दिया हमने, V2। तो ये हमारा नीचे वाले ब्रांच के केस में भी कितना हो गया, V1 प्लस नीचे वाले ब्रांच का V2, और ये सब मिलके क्या बना रहा है, V बना रहा है। ओके, तो अगर फिर से देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पे ऊपर ये है यहाँ पे V1 और ये है V2, और ये दोनों मिलके टोटल कितना मिल गया, V मिल गया। और ऐसे ही ये वाला V1 ये वाला V2 दोनों मिलके कितना हो गया, टोटल V हो गया। ओके, V मतलब सोर्स का वोल्टेज, जो A to C हमने अप्लाई कर रखा है वो वाला। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब आगे देखते हैं डिसोटी ब्रिज। अभी तक हमने ऊपर पढ़ा जो पढ़ा मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसोटी ब्रिज। तो डिसोटी ब्रिज में क्या होगा, डिसोटी ब्रिज जो है वो एक इसका स्पेशल केस बना सकते हैं मॉडिफाइड डिसोटी का। एक्चुअली में डिसोटी पहले था, फिर थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके डिसोटीज ब्रिज में चेंजेस करके क्या बना दिया, मॉडिफाइड डिसोटीज ब्रिज बना दिया। तो लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, पहले मॉडिफाइड डिसोटीज ब्रिज को पढ़ लिया, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोटीज ब्रिज को। क्यों, क्योंकि इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है हम लोगों को, तो वो वाला पढ़ लेंगे हम लोग साथ ही में। तो इसमें अगर मैं ये नहीं हो, मतलब ये नहीं हो, तो ये कौन सा कैपेसिटर हो जाएगा, आइडियल कैपेसिटर हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस नहीं है, जो लॉसलेस है, जो लॉस ही नहीं है, जिसका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं कंसीडर नहीं करूं और इसका भी मैं रेजिस्टेंस नहीं लूं, बिना रेजिस्टेंस वाला आइडियल कैपेसिटर लूं, तो C1 और C2 ले लूं यहाँ पे, तो उस केस में बैलेंस करने के लिए मुझे इन सब रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस काम ये करना है, ये जो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, तो वेरिएबल कैपेसिटर ले लेना है बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं C1 रखूँ ओनली, और यहाँ पे जो C2 रखूँ ये वेरिएबल कैपेसिटर रखूँ, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मतलब नॉन वाले वैल्यूज़ के रखूँ। तो इसको चेंज करके ही मैं ब्रिज को बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा डिसोटी ब्रिज। समझ आ गया, क्लियर है। तो इसी ब्रिज में जो पुराना वाला ब्रिज था हमारा डिसोटी ब्रिज, उसी में हमने क्या किया, चेंजेस किया थोड़ा, ये मॉडिफाइड डिसोटी है, उसी में थोड़ा चेंजेस किया, तो क्या बन गया, डिसोटी ब्रिज बन गया। तो ये देख सकते हैं हम लोग। अब अननोन क्या है यहाँ पे, C1 है अननोन, ओनली C1। ये ब्रिज है डिसोटी ब्रिज, जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो। अब उसके लिए आइडियल कैपेसिटर है, तो R1 0 है, R2 भी 0 है, और R1 कैपिटल R1 और कैपिटल R2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल लेना पड़ेगा C2। दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ब्रिज अगर बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रिज है, तो ID डिटेक्टर के थ्रू करंट क्या हो गया, 0 हो गया। B और D के वोल्टेज सेम हो गए, तो A to B ब्रांच का वोल्टेज A to D ब्रांच के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही B to C ब्रांच का वोल्टेज C to D ब्रांच के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। उससे कंडीशन मिलेगा AC ब्रिज बैलेंस की, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। तो उसी कंडीशन को हमने अप्लाई किया। Z1 कितना है यहाँ पे, Z1 है -j/ओमेगा/C1, Z4 R4 है, तो ये हो गया अपना -j/ओमेगा/C1 एंड R4 ये वाला। फिर ऐसे ही A to D ब्रांच में -j/ओमेगा/C2 इंटू R3, माइनस जे से माइनस जे कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा। C1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको R4/R3 इंटू C2। तो क्लियर है, ये मिल गया। तो ये थोड़ा सा इजी है। कौन सा, डिसोटी ब्रिज थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि एक स्पेशल केस है। इसमें हम लोग आइडियल कैपेसिटर को कंसीडर कर रहे हैं।
अगर आपसे पूछे कि चलो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी ले लेते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल कैपेसिटी के केस में अगर लेंगे तो ब्रिज जब बैलेंस होगा तो उस केस में हम लोगों को दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल ब्रिज को बैलेंस करना भी डिफिकल्ट रहेगा और प्रैक्टिकल केस में वेरिएबल भी ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो उस केस में हम लोग इस ब्रिज को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसको आइडियली ही सोचें, अगर इस ब्रिज को हम लोग आइडियली ही सोचते हैं तो डिसिपेशन फैक्टर कितना आ जाएगा, D इज इक्वल टू R1 को हमने 0 कर दिया तो इसीलिए डिसिपेशन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 0। तो आइडियल केस में वैसे ही डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। तो डिसोटी ब्रिज में डिसिपेशन फैक्टर 0 के लिए ही हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, आइडियल केस में ही। ओके, अब डिसोटी ब्रिज का अगर फेजर बनाएं तो फेजर भी बना सकते हैं हम लोग। तो फेजर कैसे बनाएंगे, आसान है। I1 हमने करंट लिया और उसी के फेज में क्या आ जाएगा, I1 के फेज में या फिर 90 डिग्री लैगिंग में। I1 ये करंट है, उसके 90 डिग्री लैगिंग में ये वाला वोल्टेज आ जाएगा C1 का। तो ये 90 डिग्री लैगिंग ये वोल्टेज आ गया C1 के क्रॉस। फिर उसी के फेज में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा R3 इंटू I1, R3 इंटू I1 ये वाला हो गया V2। और इस V1 का और V2 का मैं सम कर दूं, ये सम कर दूं दोनों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल V मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज। अब नीचे वाली आर्म की बात करूं तो उसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। वो I2 I1 के फेज में होगा, इसका क्या गारंटी है, वो होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर I1 और I2 दोनों फेज में नहीं होंगे, फेज में नहीं होंगे तो फिर रेजिस्टेंस जो है उसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो हमें किसी और फेज में चला जाएगा। तो फिर रियल पार्ट वाले को, जो ऊपर वाले का रियल पार्ट है, उसको बैलेंस कौन करेगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए, ब्रिज बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है कि I1 और I2 दोनों क्या हो, फेज में हो। अब नीचे वाले सर्किट की और ऊपर वाले सर्किट की इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग I1 और I2 की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, हर फेज में होना ज़रूरी है। ओके, तो अब मैं अगर C2 कैपेसिटर के अक्रॉस इस I2 करंट की वजह से वोल्टेज देखूं, I2 करंट की वजह से वोल्टेज देखूं, तो वो इसके इमेजिनरी पार्ट को बैलेंस करेगा और उतना ही होगा, बराबर होगा ना, इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज। तो बराबर कब हो सकता है, जब उसी के फेज में भी हो और मैग्नीट्यूड में बराबर हो। तो इसीलिए ये -j I2 बाई ओमेगा C2 हो जाएगा, ये V1 के बराबर ही है। ओके, नेक्स्ट इसके क्रॉस वोल्टेज, तो ये I2 के फेज में रहेगा, तो ये कितना है, I2 इंटू R4, और वो इक्वल भी होना चाहिए ऊपर वाले के, इसके R3 के जो क्रॉस वोल्टेज है उसके इक्वल भी होना चाहिए, तो इसीलिए उसी फेज में आ जाएगा। अगर मैं इस V1 का और इस V2 का सम करूँ नीचे वाली ब्रांच के लिए, तो भी क्या आएगा, V आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और करना भी चाहिए। तो ये आपको फेजर डायग्राम डिसोटी ब्रिज का समझ में आ गया। ओके, तो अब थोड़ी सी लाइन लिखी हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं। डिसोटी ब्रिज इज द स्पेशल केस ऑफ मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज, और इट्स एडवांटेज इज इट्स सिंप्लिसिटी इसका एडवांटेज है। इट कांट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिसिपेशन फैक्टर, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज। मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज की क्या क्या एडवांटेज है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटेंस ऑफ प्रैक्टिकल और लॉजिक कैपेसिटर विद द डिसिपेशन फैक्टर। तो हम लोग कोई भी लॉजिक कैपेसिटर है, जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका डिसिपेशन फैक्टर भी मेजर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ब्रिज कांट डिटरमाइंड एक्यूरेट डिसिपेशन फैक्टर, ये एक्यूरेट डिसिपेशन फैक्टर नहीं मेजर कर सकता, इसलिए इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज रहेगा यहाँ पे। समझ आ गया। ओके, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव अ नाइस डे।